हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और आज हम इसके 4 टाइप्स को ख़ास तौर पे डिस्क्राइब करेंगे। और उन 4 टाइप्स में जो पहला टाइप आता है वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? A reaction in which two or more substances combine to form a single substance. वो रिएक्शन या वो रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज़्यादा जो सिंपल सबस्टेंसेस होती हैं वो कंबाइन होती है और उसके बाद कंबाइन होके वो एक सिंगल सबस्टेंस बनाती है, सिंगल सबस्टेंस। तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है इनको देखा गया है कि 3 तरह के होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी कि एक एलिमेंट और एक एलिमेंट मिलके भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन होके एक सिंगल सबस्टेंस बना सकते हैं, तो ये दूसरा टाइप हुआ। और तीसरे टाइप में क्या होता है, एक कंपाउंड और उसके साथ एक और कंपाउंड भी कंबाइन होके नया सबस्टेंस, सिंगल सबस्टेंस बनाता है। तो हम तीनों को यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। जो इसका जो पहला टाइप होता है उसको हम याद रखने के लिए बोलते हैं एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्टेंट्स में वो कंबाइन होके सिंगल सबस्टेंस बनाएंगे। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, जैसे है आयरन। आयरन जैसा कि आप सब जानते हैं, आयरन जिसकी हम सिंबल लिखते हैं Fe, क्योंकि इसका जो असल में जो लैटिन नेम है ये फिरम से निकला है, FeRRUM, फिरम। तो फिरम के जो पहले 2 लेटर्स यूज हुए हैं Fe आयरन के लिए। तो आयरन प्लस सल्फर S, इसकी सिंबल S है। देखिए यहाँ पे, तो आयरन एक एलिमेंट है, सल्फर भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर सिंगल सबस्टेंस बना सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो सिंगल सबस्टेंस ये 2 चीजें बनाते हैं उसको बोलते हैं आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड FeS, आयरन सल्फाइड। तो ये एग्जाम्पल है कि एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स भी कंबाइन होके सिंगल सबस्टेंस बना सकते हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का पहला टाइप है। इसका दूसरा टाइप जो होता है एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो ये एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन क्या है, जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आता है कि एक एलिमेंट और अब एक कंपाउंड के साथ वो कंबाइन होगा, रिएक्ट होगा और एक सिंगल सबस्टेंस बना सकता है। तो इसकी एग्जांपल है, एक एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन O2, जिसकी हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखी है, लेकिन आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ, एक कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, इट्स अ कंपाउंड। एंड दिस O2 ऑक्सीजन जो है ये एक्चुअल में एक एलिमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट होके बना सकते हैं एक सिंगल सबस्टेंस।
तो ये भी बन जाएगा इसी टाइप का रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन के सामने आते हैं वो होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, SO3, इट्स कॉल्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो तीसरा टाइप होता है वो होता है कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो अब क्या हो, ये कौन सी तरह की रिएक्शन है? ये वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट होकर नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। और इसकी एग्जांपल हम लेंगे अमोनिया, NH3, as you all know it's a compound, NH3 plus hydrochloric acid or hydrogen chloride, HCl, and it is also a compound. So here two compounds react to form a single substance। जो यहाँ पे नया सबस्टेंस बन के सामने आता है वो बन जाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, it is called ammonium chloride। So it is clear from these examples that combination reactions can be of three types: element element combination, element compound combination and compound compound combination। तो इस तरीके से combination reactions जो है ये हमने explain कर दिया। अब इसकी जो दूसरी टाइप है रिएक्शन की वो हम लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Number second type of reaction, that is decomposition। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ए रिएक्शन in which a single substance breaks or splits to form two or more split to form two or more simpler substances। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है वो रिएक्शन जिसमें एक सबस्टेंस होता है वो ब्रेक होके स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस में डिकम्पोज हो जाता है, तो नए सबस्टेंसेस प्रोडक्ट्स में बनाता है। ये बड़ी खास तरह की रिएक्शंस हैं जो कि होती है, तो इनके होने में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो दैट एनर्जी इज टू बी सप्लाइड, energy is to be supplied for carrying such reactions। ऐसी रिएक्शंस को करने में एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी सप्लाई करते हैं हम तीन तरीकों से। देयर आर थ्री वेज ऑफ डूइंग दिस। तो तीन तरीके हैं। पहला है एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वी कैन से सनलाइट, and it can also be supplied in the form of electricity।
तो यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स निकल के सामने आती है। इन्हीं चीज़ों के जो हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, तो यही कुछ नई टर्म्स हमें समझने में आसानी होती है या उन चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो उस डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इन शॉर्ट हम इसको डिफाइन करें तो इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन बाय हीट और डिकम्पोजिशन बाय सप्लाइंग हीट। तो वो डिकम्पोजिशन जो हीट सप्लाई करने से होती है, ऐसी डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर हम एक दूसरे किस्म की डिकम्पोजिशन रिएक्शन करें जिसमें हम लाइट या सनलाइट का इस्तेमाल करें या सनलाइट सप्लाई करें या किसी चीज को एक्सपोज करें सनलाइट में, तो तब जाके वो सबस्टेंस डिकम्पोज होगा। तो उस डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दैट इज decomposition by sunlight, decomposition by means of light, as the term suggests is photo means light, so it is decomposition by light. And number third type जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं डिकम्पोज करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक decomposition, that is decomposition by electrolysis या by supplying electricity या in terms of electricity। तो अब हम इन तीनों की एग्जांपल्स देखेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक एक करके इन तीनों की एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे कि ये समझना आसान होगा। एक कंपाउंड लेंगे हम, जैसा कि मैंने बोला कि इसमें एक सिंगल सबस्टेंस होता है, उसको या तो हीट करेंगे या एक्सपोज करेंगे सनलाइट में या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे ब्रेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक सबस्टेंस लेंगे CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, तो अब हमने यहाँ पे हीट का इस्तेमाल किया, तो जो प्रोडक्ट से हम बन के आएंगे, हम इस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट इज सप्लाइड हियर। सो जो प्रोडक्ट्स बन के आते हैं, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन के आते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो इट इज क्लियर दैट हियर a single substance breaks into two new substances, hence it is a decomposition reaction। तो यहाँ पे हीट सप्लाई की हमने, तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल। दूसरी रिएक्शन हम लेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl। जब हम सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, एंड इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, इट फॉर्म्स सिल्वर प्लस क्लोरीन, Ag plus Cl2। So here you see a single substance breaks or splits to form two new substances, so it is also a decomposition reaction। And here sunlight energy is supplied in terms of sunlight या by means of sunlight। तो यहाँ पे सनलाइट की वजह से ये सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे इस डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो तीसरा टाइप जो है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि वाटर है H2O, जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है वाटर। सो हियर
you see a single substance has been broken down into two new simpler substances, that is hydrogen and oxygen, and here energy is supplied in terms of electricity. So it is electrolytic decomposition. तो इस तरह से हमारी जो दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन है ये कंप्लीट हुई। अब हम तीसरी टाइप की तरफ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट इन दो रिएक्शंस में से जो निकल के आया है हमारे पास उसको डिस्कस करेंगे 1-2 मिनट के लिए। As you know, combination reactions and decomposition reactions, they are opposite of each other. एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंसेस होते हैं हमारे रिएक्टेंट साइड में, या तो 2 या 2 से ज़्यादा, और मिलके वो सिंगल सबस्टेंस बनाते हैं, सिंगल सबस्टेंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और इसका उल्टा हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। वहां पे एक सिंगल सबस्टेंस होता है हमारे रिएक्टेंट साइड में, और ये स्प्लिट होके ब्रेक होके या तो 2 सबस्टेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हेंस वी कैन से दीज टू रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए अब हम तीसरे टाइप की तरफ जाएंगे। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन is known as displacement reaction. What's a displacement reaction? A reaction in which an element takes the place of another element in a compound. तो जनरली यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ये जनरली तब वजूद में आती हैं जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट होते हैं, और वो जो कंपाउंड होता है वो मेनली एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के दरमियान ये जनरली होते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। और वहां क्या होता है, जो एक एलिमेंट हम लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं कंपाउंड के साथ, तो वो एलिमेंट उस कंपाउंड में से किसी दूसरे एलिमेंट को वहां से निकालता है, उसकी जगह ले लेता है, वहां पे टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। तो कंपाउंड में एक एलिमेंट जो ऑलरेडी अपनी जगह ले रहा होता है, तो वो एलिमेंट जिसके साथ हम इस कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं, तो वो एलिमेंट उस कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, तो उसको डिस्प्लेस करता है वहां से, कंपाउंड से। हेंस दीज आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और मतलब कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट की जगह ले सकता है कंपाउंड में, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है, तो जो आपको याद रखना है। A more reactive element displaces a less reactive element from a compound. तो जो एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह वहां पे ले लेता है और उसको वहां से डिस्प्लेस करता है। तो एग्जांपल हम लेंगे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, Zn मीन जिंक एंड H2S। तो नहीं, यहां पे हमने कॉपर सल्फेट लिया है, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट, इट्स अ कंपाउंड। तो ये भी मैं यही बोल रहा था कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जो कि एक्चुअल में एक्वस सॉल्यूशन है, और मिलके क्या होता है, देखिए ये जिंक इस कंपाउंड में इस कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करता है।
तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन के सामने आता है वो बन जाता है ZnSO4 प्लस, और ये जो यहाँ पे इस कंपाउंड के साथ जो कॉपर था, ये कॉपर यहाँ से अब निकल जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि जिस जिंक के साथ ये कंपाउंड रिएक्ट हुआ है, ये जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप कैसे मतलब आपको कैसे याद रहेगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ मेटल्स की खास तौर से लिखूंगा यहाँ पे, तो वो आप याद रखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो पहले इनकी सिंबल देखिए, पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं जनरली मेटल्स हैं, लेकिन इनमें एक जगह हाइड्रोजन भी आता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ हम जब जाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ, तो इन एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, यानी कि टॉप पे जो होगा वो होगा ज्यादा रिएक्टिव इन सब से, और हर एक एलिमेंट की जो नीचे एलिमेंट होगा वो उस ऊपर वाले से कम रिएक्टिव होगा, और ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो नीचे वालों से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, चलो अब हम इसी का केस लेंगे। देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये दोनों एलिमेंट्स आते हैं, एक तो ये जिंक भी आता है और कॉपर भी आता है। देखिए यहाँ पे, तो आप खुद ही देखिए जिंक कहाँ पे है इस रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर कहाँ पे है। तो फ्रॉम दिस रिएक्टिविटी सीरीज इट इज एविडेंट दैट सिंस जिंक इज ऑन द टॉप साइड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, तो जिंक कॉपर के ऊपर वाले साइड में है, सो दिस जिंक इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और कॉपर जिंक के नीचे है तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो ये जिंक इस कॉपर को बड़ी आसानी के साथ इस कंपाउंड में से डिस्प्लेस करेगा क्योंकि ज्यादा। और एक चीज याद रखनी चाहिए हमेशा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर आपको वहां कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डाला जाए, वहां आपको ऐसे जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर आपको यहाँ पे रिएक्शन देंगे या रिएक्टेंट्स, तो इनको बोलेंगे आपको कि अब आप इनके प्रोडक्ट्स बनाइए, तो आप सिंपली लिख सकते हैं नो रिएक्शन। प्रोडक्ट्स में हम लिख सकते हैं यहाँ पे नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए जिंक सल्फेट ऑलरेडी बना है, तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कॉपर से। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो दिस कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम दिस सॉल्यूशन और दिस कंपाउंड। तो ये इस कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो हमेशा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वही डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। इस तरीके से हमारा जो तीसरा टाइप है रिएक्शंस का, तो ये भी एक्सप्लेन हो गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे टाइप की तरफ। जो चौथा टाइप है रिएक्शंस का, उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, reactions in which two compounds react। तो ये यहाँ पे याद रखिए, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, उसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं वो ऑलरेडी दो कंपाउंड्स होते हैं, और खास बात उन दोनों कंपाउंड्स की होती है, वो हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। वो दोनों एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। तो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट, वो रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट होंगे, मिलेंगे आपस में बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस।
exchange of ions, IONs, to form two new compounds. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम देखते हैं कि ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तो वो आयन्स एक्सचेंज करते हैं। आयन्स जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिस आर चार्ज्ड स्पीशीज, यानी कि इनका चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है इनका। जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इसका पहला पार्ट जो ये एक मेटल और नॉन मेटल से बना है। सोडियम तो इसका चार्ज प्लस होता है और क्लोरीन इस कंपाउंड के इस पार्ट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं। और कैसे रिएक्ट होते हैं? वो दो कंपाउंड्स एक दूसरे के आयन्स एक्सचेंज करते हैं और फिर से और दो नए कंपाउंड सामने आते हैं जो बनते हैं प्रोडक्ट्स में। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस हम लेंगे इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है और ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। देखिए तो इसका ये वाला हिस्सा Ag इसका चार्ज प्लस होता है और NO3 का नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम के इस पार्ट, सोडियम क्लोराइड के इस पार्ट, सोडियम का जो चार्ज प्लस है और Cl का माइनस। तो अब क्या होगा, देखिए अब यहां से क्या होगा, ये जो Ag है क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है, अब ये कंपाउंड जब इसके साथ मिल जाएगा तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज पार्ट या आयन इस कंपाउंड के साथ एक्सचेंज होगा और जो कंपाउंड नया बनेगा वो बन जाएगा AgCl। और इस सोडियम क्लोराइड का अब ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, दैट इज कैटायन है सोडियम, तो ये इस NO3 की जगह यहाँ पे आ जाएगा जहाँ से कि ये सिल्वर निकला है उस कंपाउंड में। तो यहाँ पे बन जाएगा NaNO3। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस कंपाउंड और इस दूसरे कंपाउंड ने आपस में क्या किया, इन्होंने एक्सचेंज ऑफ आयन्स यहाँ पे हुआ, इनका आयन्स एक्सचेंज किए, चार्ज जो एटम्स हैं वो शेयर किए, एक्सचेंज किए और दो नए कंपाउंड्स यहाँ पे वजूद में आए। और इनकी भी खास बात होती है, जनरली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं इनमें हम जब दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं आपस में, तो जो नए दो सबस्टेंस बनते हैं उनमें एक जनरली देखा गया है कि एक सबस्टेंस जो होता है, वो एक कंपाउंड जो होता है वो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट की सूरत में अलग रहता है उस सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो हियर दिस AgCl इज फॉर्मड एज अ प्रेसिपिटेट, तो ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में फॉर्म होता है। व्हाट्स अ प्रेसिपिटेट? तो प्रेसिपिटेट इज एन insoluble product formed when two aqueous solutions are mixed together। तो जो दो नए कंपाउंड्स बनते हैं उन दो कंपाउंड्स में जो एक कंपाउंड होता है वो एज ए सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट अलग रहता है उस सॉल्यूशन में, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन होता है सिल्वर क्लोराइड। और इसी से एक और टाइप ऑफ रिएक्शन निकल के सामने आता है जो कि यहीं पे एक्सप्लेन होगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जिनमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो इनकी एक आसान डेफिनेशन है जो कि जनरली एग्जाम में अगर कोई लिखे भी तो ठीक है, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्मड। तो जनरली ये भी होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्योंकि जब दो कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन हम मिक्स करते हैं, जो दो नए बनते हैं उनमें एक ऑलरेडी प्रेसिपिटेट होता है, तो हेंस in this reaction a precipitate is formed, so we can call it a precipitation reaction। तो इसको हम precipitation reaction भी कह सकते हैं। थैंक यू। तो
मुझे लगता है कि हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। तो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, और उसी से फिर कुछ नए टर्म्स निकल के आते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो उनको भी डिफाइन करेंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज के जो हालात हैं इनमें स्कूल्स या ट्यूशन सेंटर्स ऑलरेडी बंद हैं, तो जो स्टूडेंट्स है और ख़ास तौर पर वो जो ना तो ट्यूशन के लिए जा सकते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा बहुत अगर उनको हेल्प होगी एग्ज़ाम में, तो मुझे लगता है जो मकसद इसके लिए जिस मकसद से बनाए गए हैं तो वो पूरा होगा। तो चलिए अगले वीडियो के लिए हम दूसरे पार्ट में इसका एक और वीडियो बनाएंगे आप सबके लिए। थैंक यू।